हाय फ्रेंड, एसएम गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैथ आपको पढ़ाया था, आप उस वीडियो को देखिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। आज मेरा जो टॉपिक है वो हिंदी है। आज हिंदी स्टार्ट करेंगे सभी एग्जामों के लिए, केवीएस हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे जितने एसएससी जीडी के बच्चे हो या अन्य एग्जामों में जो हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्जामों के लिए ये उपयोगी है। बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे हिंदी जो पार्ट है वो दो पार्ट में, एक साहित्यिक पार्ट में है और एक व्याकरण पार्ट में है। इन दोनों पार्ट की हम बात करेंगे। पहले आज जो बात करेंगे हम व्याकरण पार्ट को बात करेंगे, फिर उसके बाद जब एक चैप्टर इसमें कंप्लीट होगा तो साहित्यिक पार्ट को भी साथ में ऐड करके लेकर चलेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है भैया हिंदी है। तो हिंदी जो पहला शब्द यही है, क्वेश्चन यही से स्टार्ट है, हिंदी से ही स्टार्ट है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है भैया? फारसी भाषा का शब्द है। इसके साथ साथ दो और पॉइंट याद रखेंगे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी, तीनों किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा के शब्द है। क्लियर ना? ये बात याद रखिएगा। और एक कोटेशन भी है प्रताप नारायण मिश्र का कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी तीनों फारसी भाषा के शब्द है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। ये भी याद रखिएगा। क्लियर है ना? अब आते हैं व्याकरण पार्ट में। किस पार्ट में? व्याकरण पार्ट में। व्याकरण पार्ट से पढ़ने से पहले हिंदी में कुछ संवैधानिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। और हमारे संविधान में जो भाषा है किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में है। 343 से लेकर 351 तक उल्लेखित है। क्लियर है ना? अब कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आगे चलकर हम बताएंगे किन किन भाषा को कब कब जोड़ा गया, साहित्यिक पार्ट में बताया जाएगा। ठीक है ना? आज हम बात कर रहे हैं किसमें? व्याकरण पार्ट में। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा कि भैया कब हमको राज्य भाषा का दर्जा मिला, किस अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में, और कितनी भाषाएं हैं वर्तमान भारतीय संविधान में। तो ये बात याद रखेंगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा, 8वीं अनुसूची में हिंदी मतलब सभी भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। किस अनुच्छेद में? 343 से अनुच्छेद 351 तक कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया किस अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख किया गया, तो आप बता दीजिएगा 343 से लेकर 351 तक में भाषाओं का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। अब आते हैं अपने व्याकरण पार्ट में। तो जो व्याकरण को खंडित करेंगे, शब्दों को, व्याकरण शब्दों को खंडित करेंगे तो वी धन आ धन कर्ण मिलेगा। इसमें वी और आ क्या है? उपसर्ग है। वी और आ क्या है? उपसर्ग है। और कर्ण क्या है? धातु है। कर्ण क्या है? धातु होती है। वी और आ क्या है? उपसर्ग है। तो व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन? वी और आ दोनों है। और कर्ण क्या है? धातु होती है। तो कोई पूछेगा कि व्याकरण में कितने उपसर्ग है? वी है कि आ है कि वी और आ दोनों है? तो आप कहिएगा वी और आ दोनों है। तो 2 उपसर्ग होते हैं, वी और आ। धातु क्या होते हैं? कर्ण धातु होते हैं। बात करते हैं व्याकरण की परिभाषा की। क्या बात करते हैं हम? क्या व्याकरण की परिभाषा की? तो व्याकरण की परिभाषा में क्या लिखा है? इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं व्याकरण क्या होता है। पहले बात सुनिएगा, व्याकरण का उपयोग क्या होता है। जैसे मान लीजिए बालक जब विद्यालय से पहली अवस्था में रहता है तो वो एक सामाजिक भाषाओं को उल्लेखित करता है। वो किसी भाषा को मतलब कब कैसे प्रयोग करना अच्छे तरीके से नहीं आता है, पर लेकिन जब वो विद्यालय की अवस्था में जाता है, जब विद्यालय में जाता है तो उन्हीं शब्दों को बोलने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से बोलना, सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की प्रक्रिया बालक क्या कर देता है? सीख लेता है। तो विद्यालय की अवस्था से बालक व्याकरण की चीजों को समझता है, व्याकरण का उपयोग समझता है। और उससे पहले, विद्यालय से पहले वो सामाजिक परिवेश भाषाओं में उल्लेखित अपने भाषाओं का प्रयोग करता था जो सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होती थी। अब अगर कोई क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि भैया कब से बालक सुव्यवस्थित ढंग से बोलना और भाषाओं का उपयोग करना सीखता है, तो विद्यालय की अवस्था से। किस अवस्था से? विद्यालय की अवस्था से बालक व्याकरण रूप से भाषा को लिखने, सुव्यवस्थित ढंग से बोलने का प्रयोग करता है। ये आप बता सकते हैं। क्लियर ना? आते हैं तो परिभाषा क्या है? बहुत नॉर्मल परिभाषा है। किसी भी भाषा को नियम रूप से लिखित प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण करते हैं। मतलब कहने का सेंस है, व्याकरण का सीधा परिभाषा है किसी भी लिपि को, किसी भी भाषा को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने और बोलने की जो प्रक्रिया कहलाती है, जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला क्वेश्चन ये, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ड, शब्द, वाक्य। व्याकरण कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ड, शब्द, वाक्य। ठीक है ना? वर्ड किसे कहते हैं?
आप संस्कृत भाषा में सब पढ़े होंगे न क्षरति इति अक्षर। संस्कृत भाषा में क्या पढ़ते हैं? न क्षरति इति अक्षर, मतलब जिसका क्षरण न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मतलब जिसको हम खंडित नहीं कर सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्लियर है ना? और यहाँ पर जैसे आपको बताया गया कि वर्ण के भी कितने भेद होते हैं बाबू? 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक स्वर होता है और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। तो एक बार रिपीट करते हैं फिर से। व्याकरण के कितने अंग है? 3 अंग है। वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण के लिए मैंने क्या बोला था संस्कृत में? न क्षरति इति अक्षर। कहने मतलब जिसका क्षरण न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मतलब जिसको खंडित न कर सके, जिसको हम तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 बताई गई है। और व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। आगे इसके और विस्तृत पाठ को पढ़ेंगे। एक बात और जान लीजिए, जैसे कि जो ये वर्णमाला आप पढ़े ये हमारे पाणिनि का दिया हुआ है। जैसे पाणिनि ने इन्होंने पाणिनि के द्वारा रचित किया गया था। आपको पता होगा पाणिनि ने अपने एक ग्रंथ लिखा, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। आपने उसमें उनकी चर्चा एक और सुनी। इन्होंने महर्षि सूत्र के अनुसार, किसके सूत्र के अनुसार? महर्षि सूत्र के अनुसार वर्णमाला को क्या किया? पूरा कंठस्थित किया। अच्छे तरीके से वर्णमाला उसमें बताया गया है महर्षि सूत्र के अनुसार। और ये महर्षि सूत्र का जो निर्माण है ये शिव सूत्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? शिव सूत्र के द्वारा किया गया है। जो ये हम पूरा वर्णमाला पढ़ है ना, ये पूरी कंठस्थित माला आपकी कहाँ पे है? पूरी कंठस्थित जो वर्णमाला है महर्षि सूत्र में है। किसमें है? महेश्वर सूत्र में है। तो जब महेश्वर सूत्र को जब पढ़ेंगे तो ये शिव सूत्र से उत्पत्ति थे। कहाँ से? शिव सूत्र से। ये पूरा आप पढ़ते भी होंगे। जैसे एक लाइनें है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे निद्रावशाने नटराज राजो ननादिड काम नौ पंचवादम उद्धर्त कामम सनकाद्य सिद्धम एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये शिवसूत्र है जिसके माध्यम से हमारा महर्षि सूत्र ने क्या किया गया? जन्म लिया है। अगर संस्कृत जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि 14 महर्षि सूत्रों को कैसे कैसे बांटा गया, किन किन सूत्रों में कौन कौन सा उल्लेखित किया गया है। तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आता है, समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की चीजों को और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे।